नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विधान पांडे है और आज मैं तुलनात्मक राजनीति के अर्थ और तुलनात्मक सरकार से इसके अंतर के और तुलनात्मक सरकार से इससे संबंध के विषय में विवेचना करूंगा। तो हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति इसका मतलब क्या है। पहले हमको ये समझ लेना चाहिए। तुलनात्मक राजनीति, देखिए, हम किसी भी सब्जेक्ट को जब भी हम समझते हैं तो उसमें हमको देखना चाहिए कि किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में जो दो शब्द आए हैं, जो भी शब्द आए हैं, पहले उसके शाब्दिक अर्थ तो समझना जरूरी होता है। शाब्दिक अर्थ पहले समझ लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति में जो तुलनात्मक पहला शब्द हो गया, राजनीति दूसरा शब्द हो गया। तो सबसे पहले हम राजनीति का अध्ययन कर लेते हैं। राजनीति शब्द का मतलब समझ लेते हैं। राजनीति मतलब राज्य की नीति। राज्य की नीति, नीति से क्या तात्पर्य है? नीति क्या होता है? नीति हमें बताती है कि क्या अच्छा है क्या नहीं। तो राज्य के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, इसको सुनिश्चित करती है राजनीति। और एक परिभाषा के रूप में अगर हम इसको देख लें, इसको समझ लें कि राजनीति क्या है, तो हम कह सकते हैं कि नियमों से आबद्ध लाभ के वितरण की प्रक्रिया, मतलब लाभों का आधिकारिक आवंटन ही राजनीति है। तो लाभ क्या है, क्या अच्छा है व्यक्ति के लिए, इसका सुनिश्चित इसको सुनिश्चित राज्य करता है। राज्य में राजनीति के द्वारा ही इसको सुनिश्चित किया जाता है। तो ये हो गई यहाँ पे राजनीति की बात। राजनीति क्या है? राजनीति है नियमों से आबद्ध लाभ वितरण की प्रक्रिया, ये हो गई। अच्छा, ये प्रक्रिया, अब जैसे एक देश है तो उसके लिए कोई प्रक्रिया अपनाई होगी उसने, दूसरे देश के लिए दूसरी हो जाएगी, दूसरे देश के लिए दूसरी हो जाएगी, तीसरे देश के लिए तीसरी हो जाएगी ये प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया कौन सी होगी, इसका तुलना करना चाहिए। अब इसकी तुलना अभी सर्वश्रेष्ठ पहचानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तुलना ही करना पड़ेगा। और यही तुलना का कार्य हम किस में करते हैं? तुलनात्मक राजनीति, जो कि अपने में एक अलग डिसिप्लिन होता जा रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो इसलिए हमें तुलनात्मक का अब अध्ययन करना चाहिए। तो राजनीति का मतलब तो हमने समझ लिया कि राज्य की नीति है, नियमों से आबद्ध लाभ वितरण की प्रक्रिया है। नीति से तात्पर्य है क्या अच्छा है क्या नहीं, इसका पहचान हमें नीति करवाती है। तो इसलिए राज्य की जो नीति है वो हमें बता रही है कि राज्य के लिए क्या लाभप्रद है क्या नहीं, और उसको जो लाभप्रद है उसको पाने की भी प्रक्रिया से भी रूबरू करवाती है राजनीति। अब आ गई तुलनात्मक की बात। तुलना क्या है? देखो, अब जैसे पहले की समय में तुलनात्मक राजनीति को हम और अच्छे समझ सकते हैं। जो तुलनात्मक शब्द है इसको और अच्छे समझ सकते हैं कि जैसे प्राचीन काल में, स्टोन एज में, जब शिकार के लिए किसी को भेजा जाता रहा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वह कोई लड़का ही रहता होगा, कोई पुरुष ही रहता होगा। और पुरुष ही क्यों चुना गया? क्योंकि महिलाओं को कुछ अवस्था में, कुछ ऐसी अवस्थाएं भी होती है जिसमें वह अपने कार्य को नहीं कर सकती, शिकार कार्य को नहीं कर सकती, शिकार के कार्य को। और यह सर्वविदित है कि प्रकृति ने पुरुषों को जो शारीरिक बल होता है उसे अधिक प्रदान किया है। थोड़ा यहाँ पे किया है ऐसा। और इसलिए तो हमने पहले स्त्री और पुरुष की तुलना की, उसमें से हमने पहचाना कि कौन शिकार के लिए उपयुक्त है और कौन घर की रक्षा के लिए उपयुक्त है, कौन घर के देखभाल के लिए उपयुक्त है। तो हमने शिकार के लिए उपयुक्त पाया पुरुष को और घर की देखभाल के लिए हमने उपयुक्त पाया महिला को। तो यहाँ पे हमने तुलना की। इसी प्रकार हम तुलना करने बैठते हैं जब हम कि क्या पुरुषों में भी तुलना की जाएगी कि एक 5 साल का बच्चा जाएगा कि एक 20 साल का बच्चा जाएगा शिकार करने। तो उसमें हम, सीधी सी बात है कि 20 साल के बच्चे को हम शिकार करने के लिए भेजेंगे, क्योंकि उसे हम लोग अधिक उपयुक्त मानेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि उसके पास शारीरिक बल अधिक होगा। तो हम इसमें क्या कह रहे हैं कि उपयुक्त की खोज हो रही है, उपयुक्त की खोज, या इसे हम बेहतर की खोज भी कह सकते हैं। बेहतर की खोज भी कह सकते हैं। माफ करिए, थोड़ा जुकाम है। तो हम बेहतर की खोज इसे कह रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि बेहतर अभी क्या होगा? तुलनात्मक राजनीति में कौन सी राजनीतिक प्रक्रिया, किस देश की राजनीतिक प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ है, इसका अध्ययन करने के लिए हम क्या करेंगे? तुलनात्मक राजनीतिक विषय को पढ़ेंगे। यह हमें बताता है कि किस देश की राजनीति सर्वश्रेष्ठ है। तुलनात्मक शासन, किस देश का शासन सर्वश्रेष्ठ है। तुलनात्मक साहित्य, किस देश का साहित्य, किस व्यक्ति का साहित्य अच्छा है। ऐसे मतलब साहित्य की तुलना करना, तुलना की। तो राजनीति की तुलना की गई, किस देश में राजनीति अच्छी तरीके से चल रही है, किस देश में किस प्रकार की राजनीति सर्वश्रेष्ठ है। भारत में राजतंत्र क्यों उपयुक्त नहीं है लोकतंत्र की अपेक्षा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा तुलनात्मक राजनीति से। अब जब भी हम ऐसा प्रश्न आया तो हम देखेंगे कि जहाँ पे राजतंत्र है वहाँ पे कौन कौन से ऐसे नियम लागू हैं जिन्हें यहाँ पे लागू करने पर जनता की जो प्रतिक्रिया होगी उसको कैसे हैंडल किया जाए। और अगर वह हैंडल करने लायक नहीं होगी तो हम ये समझ जाएंगे कि राजतंत्र इस देश के लिए उपयुक्त नहीं है।
तो हमने जनता की प्रतिक्रिया भी ली, मतलब हमने राजनीतिक व्यवहार भी देखा कहीं ना कहीं। हमने एक प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया कहीं पर लागू की, वहाँ के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया, और अगर वह व्यवहार सकारात्मक है तो हम पा गए कि यह हमारी देश की राजनीति के लिए उपयुक्त है, यह राजनीतिक प्रक्रिया, इस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया को हमारे देश में किया जा सकता है। और यदि राजनीतिक व्यवहार नकारात्मक आया तो हम समझ जाएंगे कि यह राजनीतिक प्रक्रिया इस देश के लिए उपयुक्त नहीं है। यह बात हो गई। तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं, राजनीतिक प्रक्रिया, अब इन राजनीतिक प्रक्रियाओं में इनकी समानताओं का तुलना की जाती है, समानताओं की तुलना और असमानताओं की तुलना, असमानताओं की तुलना की जाती है। इन सब की तुलना करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या है, निष्कर्ष क्या निकाला गया, निष्कर्ष निकाला गया कि यह उपयुक्त है, यह नहीं है। मतलब जो उपयुक्त होगी वो उपयुक्त, उसको उपयुक्त ठहरा दिया जाएगा तुलना करके, जो उपयुक्त नहीं होगी उसको अनुपयुक्त बता दिया जाएगा, खत्म बात। तो यहाँ तक हम तुलनात्मक राजनीति के शाब्दिक अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम इसके बाद हम तुलनात्मक राजनीति का तुलनात्मक शासन के से जो मतलब अंतर है उसको भी स्पष्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले तुलनात्मक राजनीति के एक मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो उसके मूल तत्व कह सकते हैं जो कि उसमें तुलनात्मक राजनीति में होते हैं, उनको पहले हम देख लेते हैं। तो राज्य सरकार शक्ति आदि से जुड़ी हुई जितनी भी परंपरागत अवधारणाएं का उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि राज्य के पास ये रहना चाहिए, 5 तत्व रहने चाहिए, जनसंख्या रहना चाहिए, भूमि रहना चाहिए, सरकार रहनी चाहिए, इत्यादि जो भी हम कहते हैं राज्य के परिप्रेक्ष्य में। तो यह एक परंपरागत राजनीतिक अवधारणा है। इसमें हम कई सारी जो नवीन अवधारणाएं आज विकसित हुई हैं उनको हम लोग नहीं रखते हैं, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक भूमिका, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण इत्यादि जैसी जो नई अवधारणाएं अभी वर्तमान संदर्भ से जुड़ी हैं, राजनीति से संबंधित, उनको हम लोग इस दायरे में नहीं रख रहे हैं। और बिना इसके हम पूरी तरह से हम राजनीतिक व्यवहार को नहीं समझ सकते हैं। और तुलनात्मक राजनीति का मेन उद्देश्य ही यही है कि हम राजनीतिक व्यवहार को समझकर सिद्धांत निर्माण कर सकें। तो हम राजनीति विज्ञान तुलनात्मक राजनीति जो है उसका मेन उद्देश्य क्या है, सिद्धांत निर्माण करना। सिद्धांत निर्माण किस कारण से कर पाएंगे, जब हम राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। ये नया टर्म कहाँ से आ गया, संपूर्णता? मतलब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मतलब जो भी चीजें राजनीति को प्रभावित कर रही हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है किसी विशेष अवधारणा के प्रयोग, किसी विशेष प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया को अप्लाई करने पर, प्रयोग करने पर, किसी विशेष प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया को किसी देश में लगाने पर जो प्रतिक्रिया होगी उसका अध्ययन किया गया। उसके बाद सिद्धांत निर्माण। ये 3 चरण है किसके, तुलनात्मक राजनीति के। प्रक्रिया का अध्ययन, प्रतिक्रिया मतलब व्यवहार जिसको हम कह सकते हैं, और व्यवहार का अध्ययन करके सिद्धांत निर्माण। और सिद्धांत निर्माण में भी 2 चीजें आ गई, पहले तो नवीन सिद्धांत निर्माण और जो पुराने सिद्धांत हैं उनकी जांच करना, पुराने सिद्धांतों की जांच करना। ये पूरा चीज तुलनात्मक राजनीति में आ जाती है। अब हम आगे समझ लेते हैं कि तुलनात्मक राजनीति जो है इसके मूल तत्व क्या क्या है, मतलब तुलनात्मक राजनीति की एक सुव्यवस्थित परिभाषा क्या हो सकती है, इसको हम समझ लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति क्या है, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित, एक सेकेंड, क्या है, राजनीतिक व्यवस्था, इसमें एक टर्म आ गया, व्यवस्था से क्या है, संबंधित है, राजनीतिक व्यवस्था संबंधित है, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है, उसके विभिन्न स्तरों पर, इसके विभिन्न स्तर हैं, विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर, इसका जो है, ये जो विभिन्न स्तर है इनको तुलनात्मक अध्ययन किया गया। तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद जो राजनीतिक व्यवहार था उसको समझा गया, उसको समझने के पश्चात सिद्धांत निर्माण। तो हम सीधे से कह सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित, राजनीतिक
राजनीतिक प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर राजनीतिक व्यवहार संबंधी सिद्धांत निर्माण के लक्ष्य से युक्त जो विषय है उसको क्या कहेंगे, तुलनात्मक राजनीति कहेंगे। ये यहाँ पे एकदम बात क्लियर हो गई है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति वर्सेस तुलनात्मक शासन या सरकार। दोनों एक ही चीज है, ठीक? क्या ये दोनों एक ही है? ये दोनों टर्म एक ही है कि नहीं? तुलनात्मक राजनीति का अर्थ हमने समझ लिया। शासन का अर्थ क्या होता है? शासन किसे कहते हैं? तो शासन है सामूहिक रूप से निश्चित लक्ष्य के लिए किया गया प्रयास जिसमें सहयोग एवं समन्वय जुड़ा होता है। सहयोग एवं समन्वय आवश्यक है। तो सामूहिक रूप से निश्चित लक्ष्य के लिए किया गया प्रयास है ये, ठीक? कोई लक्ष्य है इसमें, उसी के लिए किया गया प्रयास है। तो शासन से संबंधित, शासन में हम देखते हैं शासन के ही तो अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 संस्थाएं होती हैं। तो ये संस्थाएं मुख्य रूप से इसमें सम्मिलित होती हैं। शासन में जो गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो इससे इतर हैं, जैसे हम कह सकते हैं जो क्या कहते हैं उसको, जो समूह है, जैसे कह सकते हैं उनको, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, जो सोशल ग्रुप्स हैं जैसे NGOs वगैरह हैं, उनको हम लोग इसमें नहीं रखते हैं। एक सेकेंड, तो उनको इसमें नहीं रखा जाता है। तो अब जबकि राजनीति में क्या होता है, राजनीति में ये भी सम्मिलित है और ये भी सम्मिलित है, इसके साथ ही जनता भी सम्मिलित है। जितनी भी प्रक्रिया है जो राज्य से संबंधित है वो सभी राजनीति में आ जाती है, राजनीति के अंतर्गत आ जाती है। जो सत्ता को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं वो सभी आ जाते हैं। जबकि शासन में केवल वही कारक आते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से सत्ता को प्रभावित करते हैं। और इस आधार पर हम तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो तुलनात्मक शासन जो है उसको परिभाषित करते हुए G.K. रॉबर्ट्स ने कहा है कि तुलनात्मक सरकार, इन्होंने शासन नहीं कहा, सरकार कहा, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, मैंने पहले ही बता दिया है। तुलनात्मक सरकार राज्यों, उनकी सरकारों व संस्थाओं के कार्यों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? राज्यों की सरकारों और संस्थाओं के कार्यों का अध्ययन। जो इसके कार्य होंगे उनका अध्ययन क्या है? तुलनात्मक सरकार है या तुलनात्मक शासन है, जिसमें अब इन्होंने शायद शब्द का प्रयोग किया, जिसमें शायद, अब यहाँ पे शायद शब्द का इन्होंने क्यों प्रयोग किया है? क्योंकि इसमें इनको भी संशय है। राज्य क्रिया से अत्यधिक, अब फिर से सुनना, तुलनात्मक सरकार राज्यों, उनकी सरकारों व संस्थाओं के कार्यों का अध्ययन है जिसमें शायद राज्य क्रिया से अत्यधिक निकट का संबंध रखने वाले पूरक समूहों, राजनीतिक दल, दबाव समूहों का अध्ययन सम्मिलित है। इन्होंने शायद शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात ये पूर्ण रूप से इस बात के समर्थक नहीं है कि राजनीतिक शासन के अंतर्गत दल और दबाव समूहों का भी अध्ययन किया जाता है, गैर राजनीतिक समूहों का अध्ययन किया जाता है, यह इस बात के समर्थक नहीं है। जीन ब्लॉन्डेल ने भी यही कहा है कि तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। प्रतिमान मतलब पैटर्न, तो पैटर्न का अध्ययन है। तो सरकारों और संस्थाओं से संबंधित ही दोनों ने परिभाषाएं दी हैं। और इस प्रकार हम क्या समझ सकते हैं कि जो तुलनात्मक सरकार है वह किसका अध्ययन करती है? राज्य से संबंधित संस्थाओं का अध्ययन करती है और उन्हीं की तुलना करके कौन सी संस्था अच्छी है उसका निष्कर्ष निकालती है। जबकि यह सभी जितनी भी गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन इसमें शामिल नहीं होता, जिससे हम जो राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता, जिसके आधार पर हम लोग भविष्य में आगे सिद्धांत निर्माण करेंगे और पुराने जो सिद्धांत हैं उनकी प्रामाणिकता की जांच करेंगे, उन सभी पहलुओं को नज़रअंदाज करता है तुलनात्मक सरकार। यही तुलनात्मक राजनीति में हमें नहीं देखने को मिलता। तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं का तो अध्ययन करता ही है, जो राज्य से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उनका अध्ययन करता है, उनकी तुलना करता है, जितनी विचारधाराएं हैं उनकी तुलना करता है, जितने गैर राजनीतिक संस्थाएं उनकी तुलना करता है, और अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शासन को प्रभावित करने वाले समस्त कारक जिनको अध्ययन करना आवश्यक है, किसकी प्राप्ति के लिए? राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता की प्राप्ति के लिए। राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता एक शब्द है, इसका बार बार मैं बोलूंगा, इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि मेन गोल तो है राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता को ही प्राप्त करना। राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के आधार पर ही क्या कर सकते हैं? नवीन सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है जो कि राज्य हित के लिए होंगे। तो यह हमें तुलनात्मक राजनीति में देखने को मिलता है। अब हम तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा को भी देख लेते हैं, जिसे G.K. रॉबर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा गया है: तुलनात्मक राजनीति बृहत्तर क्षेत्र का संकेतक है जिसमें तुलनात्मक सरकारों व गैर शासकीय राजनीति, कबीलों, संप्रदायों व गैर राजकीय संगठनों की राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे इन्होंने सीधे से बोल दिया कि जो गैर शासकीय राजनीति है, गैर शासकीय राजनीति, कबीलों, संप्रदायों व गैर राजकीय संगठनों की राजनीति,
का भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ तो इन्होंने वही बात बोल दी जो मैंने अभी पहले बताई। तो इन्होंने एक वृहद परिभाषा दी है जो बहुत ही व्यापक है तुलनात्मक राजनीति की। वही एम कर्टिस भी इन्हीं संबंधित एक अच्छी परिभाषा देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि व राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं और असमानताओं से। निरंतरता क्या है? निरंतरता है बारंबारता। जब कोई बारंबारता बार बार होने लगती है किसी देश में, मतलब किसी प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया को हम करते हैं, लागू करते हैं किसी देश में, तो उसी देश में बार बार वो चीज़ें, जनता की जो प्रतिक्रिया है, प्रक्रिया अप्लाई किया, प्रतिक्रिया सेम आ रही है, फिर प्रक्रिया वही अप्लाई किया, फिर प्रतिक्रिया सेम आ रही है, बार बार यही करते जाते हैं। तो यह एक निरंतरता के रूप में देखने को मिल जाती है। और यही निरंतरता जब बहुत दिनों तक बनी रहती है तो यह एक पैटर्न कहलाती है, तभी यही प्रतिमान कहलाती है। और इसी प्रतिमानों की तुलना करके ही हम क्या कर सकते हैं? अच्छे शासन व्यवस्था की जांच कर सकते हैं, अच्छे शासन व्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना ही अंतर है। तो उपर्युक्त समस्त अध्ययन के आधार पर हम तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उपर्युक्त शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मैं जितना भी अभी आपसे जितनी भी चर्चा किया हूँ, यह एक आंसर राइटिंग के फॉर्म में एक चर्चा हुई है, क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि आपकी चर्चा कोई नहीं सुनेगा, आपकी जो उत्तर लिखने की शैली है उसको देखा जाएगा। इसलिए मैं उत्तर लिखने की शैली के रूप में ही यह जो वाचन है मैंने किया है। ठीक है, धन्यवाद। आशा है समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम समझेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है।